नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कार्यक्रम लॉ मेकर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, चुन्नीलाल साहू जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका ये संसदीय सफर कैसा रहा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, 2019 में पहली बार आप यहाँ पर बतौर सांसद आए, लोकतंत्र के मंदिर में आपका प्रवेश हुआ। इससे पहले आप ज़रूर विधानसभा में जा चुके हैं, लेकिन बतौर सांसद संसद भवन में आपका पहली बार प्रवेश हुआ। अगर आपके मैं इस सफ़र को देखूं, कैसा रहा आपका ये सफ़र? निश्चित रूप से यहाँ पहुँचना हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। हम जैसे गांव के रहने वाले, खेत खलिहान में अपना जीवन यापन करने वाले किसान परिवार के सदस्य होने के नाते इस पवित्र मंदिर में आना ऐसा है कि जैसा कोई गंगा सागर का स्नान करता है, कोई तीर्थ करता है। इतना बड़ा पार्लियामेंट वहाँ पहुँचना निश्चित रूप से हम बहुत सौभाग्य है। मैं उस जनता को, मेरे लोकसभा क्षेत्र के जनता को किस मुँह से मैं धन्यवाद दूं, आभार व्यक्त करूं कि मेरे को इस पवित्र मंदिर में अपना प्रतिनिधि के रूप में भेजे है। बिल्कुल, बतौर प्रतिनिधि आप यहाँ आए और आपके ऊपर जिम्मेदारी भी थी महासमुंद की आवाज़ उठाने की। और जब यहाँ पर आए, आपने अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। अगर मैं इस अटेंडेंस की बात करूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, यानी कि बतौर प्रतिनिधि आपकी कितनी मौजूदगी रही संसद भवन में, ये एक अहम सवाल है। और अगर हम इस मौजूदगी को देखें तो ये 90% से ज़्यादा है। ऐसे में आपने प्रश्नकाल में भी अहम भूमिका निभाई, कई सवाल पूछे। अगर मैं किसी ऐसा सवाल की बात करूँ या आपके तमाम प्रश्नों की बात करूँ, तो ऐसा कोई सवाल जिस पर त्वरित रूप से प्रतिक्रिया नज़र आई और आज बदलाव दिखाई देता है? निश्चित, मैं सदन में पहला मेरा लोकसभा का सत्र रहा है और पहले समय ही मेरे लोकसभा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी भाई हैं, कुछ आदिवासी भाई जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण आदिवासियों की सूची से बाहर हो चुके थे, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा था, शिक्षा में और नौकरी में प्रमाण पत्र के अभाव में नौकरियां नहीं मिल रही थी। ऐसे जनजाति, सावरा जनजाति का प्रश्न मैंने किया था जी। और प्रश्न किया था आदिम जाति कल्याण विभाग से। और हम सबका सौभाग्य और पूरा उन जो वनवास में थे, 14 साल 20 साल वनवास, जब छत्तीसगढ़ बना 2000 में, तब से लेकर के सोचिए आज तक उन आदिवासी समाज को, जो आदिवासी और बहुत ही कमज़ोर आर्थिक परिस्थिति के आदिवासी, सावरा आदिवासी, वो आदिवासियों के लिस्ट से मात्रात्मक त्रुटि, अलग अलग उच्चारण के कारण वो बाहर हो गए आदिवासियों के लिस्ट से। उसको हमने पूछा और आज पिछले सत्र में इस लोकसभा में उनको पुनः आदिवासियों के सूची में शामिल किया गया। पूरे क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है। हम लोग भी अपने आप को कुछ कर पाए, जनता के हित में। उनको अति आवश्यक था, गरीब आर्थिक परिस्थिति के आदिवासियों को ऐसे समय में आवश्यक था जुड़ना, उनके बच्चों को आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, नौकरियों में जाने के लिए। तो ये एक ऐसा प्रश्न था जो मैं पहली बार सदन में आया और सावरा आदिवासियों के बारे में मैंने पूछा और वो जुड़ा। दूसरी बात, मैं पलायन का मुद्दा भी रखा। मेरे क्षेत्र में कम बारिश होने के कारण, सूखा के कारण इतनी ज़्यादा पलायन होती है, खास करके उत्तर प्रदेश की ईंट भट्ठों में, अन्य प्रांत की ईंट भट्ठों में। अभी भी मैं कहूँगा कि लगभग 30-40 हज़ार लोग गए होंगे। 50 हज़ार तक पलायन होता है केवल रोजी रोटी के लिए। उस प्रश्न को भी मैंने किया और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी। मैंने प्रश्न किया कि मजदूर जब पलायन करते हैं, साथ में गोद में बच्चा रहता है, जिसको हम कह रहे हैं कि उनकी समग्र विकास हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कुपोषण के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन मिले, पोषण आहार मिले। अब वो बच्चे पलायन करके यूपी चले जाएंगे और उनके कुपोषण के अभाव, कुपोषण के कारण उनके मानसिक विकास ना हो। ऐसा मैंने प्रश्न किया कि जो पलायन करके उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठों में बच्चे जा रहे हैं माँ के साथ, उनको वहाँ जो भी उत्तर प्रदेश सरकार से या जो भी राज्य में गए हैं, उस राज्य के योजनाओं के अनुरूप उनको पोषण आहार मिले, आंगनबाड़ी केंद्रों में उनको प्रवेश मिले,
ताकि वो वहाँ पढ़ सकें, क्योंकि वो जाते हैं जनवरी दिसंबर नवंबर दिसंबर में जाते हैं और जून में वापस आते हैं। वही समय रहता है जिसमें पढ़ाई का होना है। तो हम इस बात को रखें। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ सदन के माध्यम से वहाँ गया और वहाँ से आदेश पारित हुआ कि ईंट भट्ठों में जितने भी मजदूर, चाहे वो किसी भी प्रांत के हो, वो यदि आए हैं ईंट भट्ठों में काम करने के लिए, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, छोटे बच्चों को जो भी वहाँ की सरकार की योजना है उनकी पूरी लाभ मिले, उनके बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, उनको आंगनबाड़ियों में प्रवेश मिले, ऐसा वहाँ से आदेश पारित हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को आभार व्यक्त करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। और एक और बड़ी बिल है वन नेशन वन राशन। वन नेशन वन राशन में भी उन मजदूरों को राशन मिलेगा। तो इस प्रकार से ये दो हमारे प्रश्न थे जो गरीबों के लिए रहा। वो क्षेत्र वास्तव में अकाल से ग्रसित गरीबी वाला क्षेत्र है। जैसे कालाहंडी का आप सुने रहे, एक समय में उसको कहा जाता था इथियोपिया ऑफ द एशिया। इथियोपिया ऑफ द एशिया, भुखमरी में लोग क्या नहीं करते थे, वही कालाहंडी से लगा हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है। उड़ीसा का 3 जिला उसमें कवर होता है, बरगढ़, नुआपाड़ा, नवरंगपुर। और लगभग वैसे ही भौगोलिक वहाँ की परिस्थितियाँ हैं। कम बारिश होना, उपजाऊ मिट्टी ना होना, सिंचाई के साधन ना होना। मैंने लगातार सदन के माध्यम से इस बात को रखा है। मैंने एक शार्ट नेम रखा मगध, मुझे अच्छा लगा। 3 जिले हैं मेरे लोकसभा में, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, उसको मैं शार्ट नेम रखा मगध। और हमेशा मैं सदन के माध्यम से मगध के लिए बात किया कि जैसे एक कालाहंडी के विकास के लिए KBK प्रोजेक्ट आया था। KBK कालाहंडी बलांगीर कोरापुट KBK प्रोजेक्ट आया, उससे यहाँ से केंद्र से पैकेज गया विकास के लिए और बहुत विकास हुआ वहाँ। वैसे ही मैंने मगध, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, इसका मैंने मांग रखा है और अनेकों मांगे पूरी हुई है। निरंतर प्रयास हो रहा है जनता के बीच में जाके उनकी बातों को रखना, सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को समझाना। यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं होता तो जिस प्रकार से मेरे क्षेत्र में परिस्थिति है, किसान जो है अकाल की स्थिति में, मतलब क्या करें, ऐसा हो जाता था। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा मिलने से लोगों को एक राहत मिली है, लोगों को जीवन का आस बंधा हुआ है, किसानी बची हुई है। इस प्रकार से लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है सदन के माध्यम से किस गरीब किसानों के बात को रखें। और प्रतिनिधि, आपने कई सवाल पूछे। अगर मैं देखूं कुल मिलाकर 103 सवाल आपके अब तक दिखाई देते हैं कि संसद के रिकॉर्ड में 103 सवाल आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड पूछे। अब मैं आती हूँ लोक महत्व से जुड़ी हुई अपने मुद्दों को जो आपने उठाया। अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपके क्षेत्र से जुड़े हैं। जैसा कि आपने बताया आदिवासी बहुल क्षेत्र है, किसान वहाँ पे कई ज़्यादा हैं और कई लोगों के उत्थान के लिए आपने विकास के कई कार्य किए हैं। ऐसे में अगर लोक महत्व से जुड़े हुए मुद्दों की बात की जाए तो ऐसे कौन से लोक महत्व से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो आपने उठाए और जिन पर त्वरित रूप से कार्रवाई हुई और आज वो बदलाव आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर आता है? निश्चित रूप से वही चीज को मैं बोला कि जैसे अभी आज भी मेरे यहाँ आदिवासी समाज के लोग आभार व्यक्त करने आए कि त्वरित वो जुड़ा। मतलब वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण 2000 के बाद सोचिए कितने बच्चे भटके, उनको आदिवासी का आरक्षण नहीं मिला, होते हुए भी वो आदिवासी समाज के हैं लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, नौकरी में लाभ नहीं मिला। आज वो जुड़ गया है। जिस प्रकार पलायन की बात किया और वैसे उसी प्रकार से हमने निरंतर बातें की हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए, घोषणाएं हुई। आज हमारे क्षेत्र में महासमुंद में मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रधानमंत्री जी को, हमने बार बार रखे कि क्षेत्र में चिकित्सा की व्यवस्था हो। इस साल हमारे महासमुंद में मेडिकल कॉलेज खुल गया, 100 सीट मिल गई। ये उस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार आप विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आप कई बार ऐसे आयोजन करते हैं जिसमें आप जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए भी कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। मैं विधायक था एक गांव में। मैं पहली बार विधानसभा निर्वाचित होकर के गया तो एक जीर्ण शीर्ण एक प्रतिमा लगी हुई थी। रात का समय था, मैं देखा काला काला सा कुछ चित्र दिखा। मैं कहा
कि ये क्या चीज़ है, तो बताए गांव वाले कि यहाँ आज़ादी की लड़ाई में ये भाग लिए थे। मैंने तुरंत त्वरित उनको पढ़ा, देखा और समझा, पूरे इतिहास देखा। इतिहास में कहीं भी, मैंने लोकसभा में आने के बाद भी लाइब्रेरी में अनेकों बार गया, देखा, जानना चाहा, तो बुढ़ान शाह जी आदिवासी समाज के बड़े नेता थे। अंग्रेजों की लड़ाई में उनके पिताजी, उनके दादाजी, वो बहुत बड़े जमींदार थे। वो जमींदारी छोड़ करके उड़ीसा के बॉर्डर जंगलों में जाना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों के पास नहीं झुके। सोचो, जो व्यक्ति अपना घर, परिवार, जमीन, जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाए लेकिन अंग्रेजों के साथ समझौता न करे, ऐसे परिवार के सेनानी को यदि इतिहास में स्थान ना मिले, हम ना जाने, हम उनका जयकारा ना करें, उनको मान न करें, सम्मान न करें। ऐसे ही एक दयावती आदिवासी समाज की थी, 14 साल की अविवाहित बाला। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को मारा। उनके पिताजी की गिरफ्तारी जंगल सत्याग्रह की बात है, 1930 की। जी, और यही जंगल सत्याग्रह जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस पर निश्चित। आपने किताब भी लिखी। जी, उस किताब के बारे में भी जानना चाहूंगी, अभी क्योंकि माननीय सांसद के बाद अब आपका वो लेखक का रूप भी नजर आ रहा है और आपने कई सत्य घटनाओं पर इसे। मैं वही बात बोला कि जो जिनका परिवार देश के लिए समर्पण भाव से काम किया हो, जो आज़ादी के लिए जेल गया हो, जो कष्ट सहे हो, यदि उनका नाम इतिहास में ना रहे। मिंदु कुमार, मैं छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहता हूँ, 14-15 साल में जो शहीद हुआ हो, अकेला माँ बाप का बेटा, गरीब का बेटा, और उसका कहीं नाम ना रहे, कैसे पीड़ा नहीं होगा, कैसे दर्द नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि ऐसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिनको लोग हम भूल गए हैं, कैसे हमारे बच्चे जानेंगे। उन गाँवों में गया, उन परिवारों में गया, इतिहासकारों से बात किया, लेखकों से बात किया, संग्रह किया गया। पुराने जो लोग हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनसे जानकारी प्रयास करने का प्रयास किया गया। और ये मज़े की बात, आप हमसे पूछ रहे हैं, ये 100वां साल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आज़ादी के अमृत महोत्सव को किस प्रकार से लोगों के बीच में लेकर के गए और हम लोगों ने सम्मान किया सेनानियों को, मैं कहूँगा कि जंगल सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। 1922 में प्रारंभ हुआ था। हालांकि मेरा लोकसभा नहीं, लेकिन मेरा लोकसभा से लगा हुआ उसी जिला का नगरी से आदिवासी समाज के बड़े नेता ने उस प्रारंभ किया था। अपेक्षित रूप से सहयोग नहीं मिलने के कारण वो जंगल सत्याग्रह जो है वहीं रोकना पड़ा था। लेकिन 1922 के बाद जब महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की, नमक सत्याग्रह, तो उस समय हमारा छत्तीसगढ़ का राजधानी नागपुर था। तो हमारे जो हेडगेवार जी थे संस्थापक संघ के, उनके लोगों और सब लोगों के बीच में बैठ के उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम समुद्र के किनारे सत्याग्रह करने के बजाय जो हमारे किसान भाई हैं, अंग्रेज़ों ने जो एक प्रकार से नियम लाए थे कि किसान अपने बैल को, जानवर को खेत में नहीं चरा पाएगा, वहाँ की लकड़ी उपयोग नहीं कर पाएगा, तो हम क्यों ना जंगल में जा कर के सत्याग्रह करें। और जंगल सत्याग्रह नागपुर से प्रारंभ हुआ, यवतमाल से, फिर रुद्री गया मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ मिंदु कुमार शहीद हुए, अनेकों वहाँ पर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। आपको मजे के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का पदार्पण हुआ, वो कंडेल सत्याग्रह है, धमतरी है, वही धरती है। तो इस प्रकार से तो इन सभी चीजों की जो जानकारी है वो आपकी जो पुस्तक है उसमें मैं बस प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि जब कभी समय दे, पहले मैं उनको दिखा लूँ, दिखाने के बाद उसको हम प्रिंट करके जनता के बीच में जाएंगे। और जनता हमारे युवा हैं, खास करके युवा पीढ़ी है, और जो पढ़ने लिखने वाले हैं, और जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जिनको पता चले कि ये छत्तीसगढ़ के एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के बात को, छत्तीसगढ़ भी स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार से बढ़ चढ़ के भाग लिया, इस बात को हम अच्छा से रख सके, ये हमारा प्रयास होगा। जी सर, अब मैं कुछ और आयोजन जो आप करते हैं उन पर बात करूंगी। कुछ सोशल हार्मनी कॉन्फ्रेंसेस हैं जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सोशल हार्मनी कॉन्फ्रेंसेस क्या हैं जो आप अपने क्षेत्र में ऑर्गेनाइज करते हैं? कई प्रकार से सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हम लोग काम करते रहते हैं। सांस्कृतिक जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए,
कैसे हम पुरानी संस्कृति को बचा पाएं, कैसे हम उन सांस्कृतिक रूप से उन लोगों से जुड़ पाएं, कैसे अपनी संस्कृति का संरक्षण करें। ऐसा निरंतर प्रयास रहता है कि हमारा क्षेत्र में जिस प्रकार से सांस्कृतिक आपस में सद्भावना है। एक मंदिर है जो आज भी है, जो लगभग 700 साल पहले प्राचीन है। अच्छा, जहाँ भालू आता है वो उसके नजदीक में। अच्छा। और वो मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसको किसी दलित ने बनाया हो, आप कभी नहीं सुनेंगे। भगवान नारायण के मंदिर किसी दलित ने बनाया हो। देवपाल नाम का एक दलित है, उन्होंने मंदिर को बनाया। वहाँ हम सद्भावना हर साल सामाजिक सद्भावना के लिए एक समरसता संगोष्ठी करते हैं। हर समाज के प्रमुखों को बुला करके एक चर्चा परिचर्चा, उनको सम्मान करने की बात और सम्मान भी करते हैं। ऐसा निरंतर और साथ ही लोगों को भी आप ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपने साथ जुड़े हैं। अब मैं वापस आती हूँ आपके संसदीय कार्यों में, क्योंकि समितियों में भी आपका अहम योगदान रहता है। ऐसे में कोल और माइन समिति की बात करूँ या फिर जितने भी निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए समिति बनी है उनके लिए मैं बात करूं, तो समितियों में आपकी जो भागीदारी है वो किस तरह से रहती है और आपने किन समितियों में अपनी आवाज़ जो है उसे बुलंद किया? कोल माइंस और स्टील एक समिति है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ भी कोयले के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भिलाई हमारा स्टील प्लांट है और एनएमडीसी हमारा बेलाडीला का है। तो उसमें भी जो समस्याएं हैं, जैसे व्यवस्थापन की समस्याएं या किस प्रकार से हम स्टील या कोयला के क्षेत्र में और हमारा जो देश है और आगे बढ़े, उसमें निरंतर हम कमेटी के माध्यम से चर्चा परिचर्चा, सवाल जवाब, आपसी विचार, वहाँ के लोगों की बात को रखना, वहाँ के जो भी समस्याएं हैं उसको रखना, ऐसा निरंतर। और दूसरा मेरा पिछड़ा वर्ग समिति है। पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए पिछड़ा वर्ग की भागीदारी कैसे हो, उसके लिए निरंतर पिछड़ा वर्ग की भागीदारी हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में है, मतलब जितने भी संस्था है केंद्र से संचालित या राज्य सरकार के अधीनस्थ, खास करके केंद्र से संचालित सारी संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं में क्या पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिल रहा है? यदि मिल रहा है तो क्या क्या उनकी ग्रीवेंसेस हैं, क्या क्या किस किस प्रकार से उनकी समस्याएं हैं, इन सारी बातों को पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के माध्यम से हम लोग रखते हैं, चर्चा करते हैं। जो समस्याएं हैं उनको बुलाया जाता है या हम स्वयं जाते हैं, जा करके उनको जानकारी लेते हैं कि वास्तव में हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों को, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हमारे वैश्विक नेता हैं और उनके कार्यकाल में पहली बार पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन हुआ है। पिछड़ा वर्ग को पूरी पर्याप्त रूप से संवैधानिक दर्जा मिला है और पूरी तरह से समर्पण भावना से पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे समय में और ज़्यादा दायित्व बढ़ जाता है कि हम पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यूं ही निरंतर जो है विकास के लिए अग्रसर हों और यूं ही कार्य करते रहें। कहते हैं कि सांसद जो है उसका सबसे बड़ा कार्य होता है, लॉ मेकर की भूमिका होती है, यानी कानून निर्माण में उसका एक अहम योगदान होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, लॉ मेकर्स कार्यक्रम में आपका एक संदेश बतौर सांसद, कानून के निर्माण में आपकी एक जिम्मेदारी है, उसके या उससे जुड़ा एक संदेश जो आप साझा करना चाहेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने भाग लिया। जिस प्रकार से देखे कि हम लोग कश्मीर के मुद्दे पे 370 जिस प्रकार से हटाया गया और ट्रिपल तलाक की बात आई, एनआरसी की बात आई, ये सारे विषयों पे निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हमको सदन का सदस्य हमारी जनता ने वहाँ से निर्वाचित करके भेजा गया यहाँ, और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम लोगों ने सदन में उपस्थित रहा है और सदन के में मिल करके कानून बनाने में हम सब लोगों ने इसमें भाग लिया है। बहरहाल आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए चुन्नीलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसी तरह से आपको लॉ मेकर्स में और सांसदों से मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे क्या है उनका सफ़रनामा। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।